नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन के बारे में और विंड से इरोजन और जो वाटर से इरोजन है उसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दिया गया है, उसमें आपको सारे मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। जो भी लेक्चर अभी तक हुए हैं 12 वो आपको उसमें मिल जाएंगे। जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, जिसकी आईडी है प्रेप आईएएस। यहाँ पर आपको सारे मेरे पीडीएफ मिल जाएंगे। उन पीडीएफ में सारे नोट्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप क्लास देखते देखते पेज पर अपना नोट्स है बनाते चलेंगे। बात होती क्या है कि आप जो पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो आपके फ़ोन में ही रह जाता है, आप फिर उसको दोबारा पलट के देखते नहीं। इसी कारण से मैं कहता हूँ कि आप जो नोट्स है पैरेलली बनाते चलें साथ में। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, सीसैट सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्रैश कोर्स में जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। यहाँ पर हम लोग करेंट अफेयर को भी इंटीग्रेट करेंगे अपने इन स्टैटिक टॉपिक में, ठीक है ना। तो हमने सॉइल इरोजन पढ़ लिया था, वाटर इरोजन, शीट, गली, रिल, इन सब के बारे में। विंड इरोजन क्या होता है, ब्रेडिंग क्या होती है, रिवर वैली कैसे फॉर्म होता है, लेटरल इरोजन, वर्टिकल इरोजन, कैनियन क्या होता है, इनके बारे में। रिवर कोर्स, यहाँ पर यूथ, मैच्योरिटी और ओल्ड एज, जो नदी का जो तीनों सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से लैंड जो हमारे चीज़ें हैं बनती हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया है। जो भी फीचर पाए जाते हैं वो आपको मैंने पढ़ा दिया है। जो हमारा आखिरी टॉपिक था वो था डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा नदी का जो ओल्ड एज होता है, सबसे आखिरी समय होता है, उस समय बनता है। यहाँ पर जो फाइन मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो महीन पार्टिकल होते हैं, वो नदी की धारा के द्वारा बहते हुए आते हैं और नदी के मुंह पर जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं और यहाँ पर डेल्टा का जो निर्माण है वो हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली ये जो डेल्टा होता है वो गाद होती है जो जाकर के समुद्र का जो किनारा है ना वहाँ पर जाकर जमा हो रहा होता है। इट इज़ द सी वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द फ्लड प्लेन। अब जो डेल्टा है, डेल्टा अगर और एक्सटेंड होता है, डेल्टा अगर नदी जो समुद्र है वहाँ पर और बड़ा होता है तो क्या होगा? आपको मैंने एक सवाल करवाया था, जो डिस्ट्रीब्यूटरी का साइज है, जो लेंथ है, वो और बड़ा हो जाएगा और वो आगे तक अपना बहाव जारी रखेंगे। अब एक सवाल पूछ सकता है यूपीएससी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रॉपर्टीज विच विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सपोर्ट करेंगी डेल्टा फॉर्मेशन को, वो कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन हैं। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। ये जो आपका टॉपिक है वो GS 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस का भी, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो डेल्टा फॉर्मेशन है वो उस जगह पर होता है जहाँ पर जिस नदी में वर्टिकल इरोजन और लेटरल इरोजन ज़्यादा हो। डेल्टा कब बनता है? जब नदी सेडिमेंट ला करके जमा करती है, सेडिमेंट ला करके बिछाती है। तो नदी के पास सेडिमेंट होना भी तो चाहिए, नदी के पास सेडिमेंट होना भी तो चाहिए। गंगा का जो फ्लड प्लेन है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो गाद है वो मिल जाती है, जो सेडिमेंट है वो मिल जाता है। पेनिनसुलर नदियाँ जो होती हैं ना वो कड़ी मिट्टी से गुजरती हैं, वहाँ पर ज़्यादातर रॉकी प्लेन होता है, इसी कारण से ज़्यादा इरोजन नहीं हो पाता। चूँकि इरोजन नहीं हो रहा है तो सेडिमेंट का अभाव होता है। सेडिमेंट का अभाव है तो फिर डेल्टा कैसे बनेगा? डेल्टा का सेडिमेंट कहाँ से आएगा? इसी कारण से वेस्ट फ्लो होने वाली नदियाँ जो पेनिनसुलर इंडिया में बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। उनका जो कोर्स है वो काफ़ी छोटा होता है। क्या होता है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर का जो लेंथ है वो काफ़ी कम है। चूँकि वो कम दूरी तक बहती हैं इसीलिए कम सेडिमेंट जमा कर पाती हैं, चूँकि सेडिमेंट ही कम है तो डिपॉजिट करके डेल्टा कैसे बनाएगा, ठीक है ना। तो उस नदी में जहाँ पर वर्टिकल और लेटरल इरोजन ज़्यादा है, एक्टिव है, प्रोमिनेंट है, वहाँ पर डेल्टा बनने का चांस ज़्यादा होता है।
कोस्ट शुड बी शेल्टर्ड प्रेफरेबली टाइडलेस एंड नो करंट एट राइट एंगल। देखो अगर यहाँ पर बार बार टाइड आएगा तो जो गाद जमा रहा है नदी ये बहा करके ले जाएगा। टाइड आया, पानी में जो अब पानी जो यहाँ पर धूल है, गर्दा है, उसको घुलाया और आप अपना समुद्र में वापस लेके चला गया। तो जो पूरा किनारा है वो टाइडलेस होना चाहिए, वहाँ पर टाइड नहीं आनी चाहिए। एक बात और, 90 डिग्री पर कोई करंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नदी इस तरह से जा रही है तो इस तरह से कोई करंट नहीं आना चाहिए, वरना होगा क्या, इसको बहा करके लेके चला जाएगा। क्या हो जाएगा, जो भी गाद नदी ला करके जमा कर रही है उसको बहा करके लेके चला जाएगा। एक बात और, यहाँ पर का जो पूरा ज़मीन है वो शैलो होना चाहिए, वो उथला होना चाहिए। अगर उथला नहीं हुआ तो समस्या क्या होगी कि जो यहाँ पर गाद ला करके नदी जमा कर रहा है ना, वो नीचे जा करके गहराई में गिर जाएगा। जो गहराई है ना समुद्र की, उसमें चला जाएगा। अगर यहाँ पर ज़मीन थोड़ा सा उथला है, शैलो है, तभी ना जा करके उस पर जाकर टिकेगा जो सेडिमेंट है वो, और डेल्टा का निर्माण होगा। तो जो समुद्र है वो उथला होना चाहिए, शैलो होना चाहिए। नदी का जो पाथ है उसके बीच में कोई झील नहीं होनी चाहिए। क्यों सर, झील से क्या हो जाएगा? देखो नदी ऐसे आ रहा है, ट्यूं 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 ट्यूं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये झील है, झील से होकर के जब नदी पास करेगा तो झील में पानी कुछ समय तक रुकेगा, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेगा। झील में पानी जैसे ही इंटर करेगा उसका सेडिमेंट बैठना शुरू हो जाएगा। जो सेडिमेंट है ना वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, और नदी का जो पानी यहाँ से निकल रहा है इसमें सेडिमेंट का अभाव मिलेगा, ठीक है ना। सेडिमेंट इसमें कम मिलेगा। तो जब सेडिमेंट यहाँ से कम निकल रहा है तो डेल्टा को मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, ये 4 कंडीशन हैं जो सेटिस्फाई होंगी तो डेल्टा का निर्माण होगा, ठीक है। ये बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है GS1 के लिए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हमने पढ़ लिया है विंड द्वारा इरोजन, हमने पढ़ा है वाटर के द्वारा इरोजन। अब आती है बात ग्लेशियर के द्वारा इरोजन की, लैंड फॉर्म ऑफ ग्लेशिएशन। अभी मेनली 2 आइस कैप प्रेजेंट हैं दुनिया में, एक अंटार्कटिका में, दूसरा ग्रीनलैंड में। यहाँ पर जो बर्फ होता है वो सभी डायरेक्शन में फैलता है, ठीक है ना। ग्लेशियर से जो बर्फ होता है वो सभी दिशाओं में फैलता है, और यहाँ पर जो आइस का शीट है वो टूट टूट कर गिरता रहता है। देखो ये समुद्र है, ये पूरा एक बड़ा सा आइस का मतलब बर्फ है वहाँ पर अंटार्कटिका में। होता क्या है कि इतना जो आइस है वो टूट करके गिर गया, इसको हम लोग काल्विंग कहते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है चेजिंग आइस, ये आपको टॉरेंट पर मिल जाएगा। चेजिंग आइस जो डॉक्यूमेंट्री है वो 1 घंटा 15 मिनट का करीब का है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अगर आप नेशनल ज्योग्राफी या BBC जो आती है ना, प्लेनेट अर्थ, ये सब डॉक्यूमेंट्रीज़ अगर आपको बढ़िया लगता है तो ये देखिएगा। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और किस तरह से जो आइस है, बड़े बड़े जो चट्टानें होती हैं आइस की, वो किस तरह से काल्व होता है। मतलब जैसे कि देखो ये पत्थर है, सॉरी जो ये आपका आइस है, ये बाकी जो बॉडी है, आइस बॉडी है, उसे टूट करके जाकर पानी में गिरता है और पूरा इस तरह से घूमता है पानी में। इसको हम लोग काल्विंग कहते हैं, CALVING, काल्विंग, ठीक है ना। तो उसको वहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो फ्री है, टोरेंट में मिल जाएगा, देख लेना उसको। वाइल फ्लोटिंग इन सी ओनली 1/9 ऑफ आइसबर्ग मास इज विजिबल। सोचिए 1/9 ही केवल ऊपर होता है, मतलब कि ये समुद्र का तली है, ये आपको आइसबर्ग दिख रहा है तो ये केवल 1/9 है, बाकी जो 8/9 पार्ट है वो नीचे है, समझ गए। यहाँ पर है, इस तरह से है बड़ा सा, ठीक है ना। चलिए आगे। ग्लेशियर मेनली 3 तरह का होता है। पहला होता है पेडमोंट ग्लेशियर, सिर्क ग्लेशियर, और तीसरा होता है वैली ग्लेशियर।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिर्क ग्लेशियर क्या होता है। ये सिर्क से घिरा हुआ होता है और ये ऊपर में होता है, ठीक है। जो आपका सिर्क है उसमें बना हुआ होता है बॉल शेप्ड, कटोरे के आकार का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो डिप्रेशन है, जो कटोरा है, उसमें आपका आइस भरा हुआ है। आइस पिघलता है तो यहाँ से पानी जो पिघला हुआ आइस है वो नीचे की ओर गिरता है। पेडिमोंट ग्लेशियर क्या होता है, ये माउंटेन रेंज के फुट पर बनता है, दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ पर बनता है, माउंटेन रेंज के फुट पर बनता है। कई सारे ग्लेशियर यहाँ पर कन्वर्ज होते हैं, ये ग्लेशियर इधर से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक इधर से भी ग्लेशियर आएगा, सबका आइस आकर के यहाँ पर मिलता है, कन्वर्ज होता है। तीसरा होता है वैली ग्लेशियर, जहाँ पर जो आइस होता है वो पूरा फ्लो हो रहा होता है। मतलब कि जो वैली होती है ना, ये जो आपको वैली दिख रही है, इसके बीच से होकर के आइस पूरा बह रहा होता है और आइस का जो वैली होता है वो काफ़ी स्टीप होता है, काफ़ी खड़ी चढ़ाई यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो बस समझ लो 3 तरह का ग्लेशियर होता है, पेडिमोंट, सिर्क और वैली ग्लेशियर। अब यहाँ पर आती है बात कि एक ग्लेशियर में हमें कौन कौन से लैंडफॉर्म दिखाई पड़ते हैं। कॉरीज, मोरेन, ग्लेशियल लेक, पिरामिडल पीक। अभी ग्लेशियल लेक काफ़ी फेमस था, मतलब अभी काफ़ी न्यूज़ में था। क्यों सर? जो हिमालयन ग्लेशियर हैं वो कभी कभी पिघल करके ग्लेशियल लेक बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये बर्फ़ पिघल गया तो यहाँ पर जो पूरा पानी है वो जमा रहेगा, कहीं और तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये एक ग्लेशियल लेक बन जाएगा। मान लो कि कभी कभी यहाँ पर अर्थक्वेक आता है, अगर भूकंप आता है, अगर कोई लैंडस्लाइड हो जाती है इस झील में, तो झील का पानी पूरा बह करके नीचे आता है और नीचे वैली में लोग रह रहे होते हैं। यहाँ पर तो नहीं है कोई, मगर बहुत सारे जो स्थान है वहाँ पर वैली में लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पर वो लोग घर बना के रहते हैं। तो वो उनका जो घर है वो डूब जाता है, वहाँ के जो लोग हैं वो बह जाते हैं। तो ये समस्या खड़ी होती है जब ग्लेशियल फ्लड आता है। ये जो पूरा यहाँ पर एक बाउंड्री बनी हुई होती है, जब ये बाउंड्री टूटता है ज़्यादा दबाव के कारण, पानी का जब दबाव बढ़ता है इस बॉर्डर पर, इस बाउंड्री पर, तो ये टूट जाता है और फिर नीचे पूरा पानी गिर जाता है। उसको हम कहते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट कहते हैं इसको, ठीक, क्लियर बात। सवाल कैसे पूछेगा ये यूपीएससी इस पर? सबसे पहले ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के पीछे के जो फैक्टर्स हैं वो पूछ सकता है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के पीछे। 1 2 3 4 दे देगा आपको और आपको ABCD में चुनने के लिए बोलेगा। 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 1 2 1 2 1 एंड 3, इस तरह चुनने के लिए बोलेगा। समझ गए? कॉमन सेंस लगा कर पहचान लेंगे कि जब हलचल मचेगा तभी वहाँ पर लेक से फ्लड आएगा। एक सवाल आपसे पूछ सकता है इस तरह का भी कि जो मोरेन है, क्या है? मोरेन है, सिर्क है, एरिटीज़ है, कॉरीज है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? कॉमन सेंस की बात है। जो लोग ग्लेशियर के बारे में पढ़े होंगे उन्हीं को पता होगा कि मोरेन क्या होता है और कहाँ देखने को मिलता है। तो ये ग्लेशियर में देखने को मिलता है, ठीक है। अब लैंडफॉर्म होते हैं 2 तरह के। कोई भी लैंडफॉर्म होता है 2 तरह का, एक होता है इरोजनल, दूसरा होता है डिपोजिशनल। इरोजनल का मतलब ये है कि जब आपका ज़मीन इरोड होता है तो वो लैंडफॉर्म बना होता है। डिपोजिशनल का मतलब ये है कि जब वहाँ पर बाहरी चीज़ें आकर के डिपॉजिट होती हैं तो वो लैंडफॉर्म बनता है। जैसे कि सिर्क है, कॉरी है, ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो खाई दिख रही है, सिर्क मतलब क्या, कॉरी मतलब क्या, यहाँ पर आपको जो गैप दिख रहा है, जो गड्ढा दिख रहा है ना, उसको हम कॉरी कहते हैं। इसी में बर्फ़ आकर के जमा हुआ होता है। एक बात रखना, यहाँ पर 3 तरफ से ढलान होती है। ये हो गया पहला तरफ, पहला साइड, ये हो गया दूसरा साइड और ये हो गया तीसरा साइड। चौथा साइड खुला हुआ होता है, ठीक है ना। 3 तरफ से
ढलान होते हैं, तीन तरफ से रुकावट होती है और चौथा साइड आपका खुला हुआ होता है, इसको हम कौरी कहते हैं, सिर्क कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लेंगे तो ये आपका एरिटीज हो जाएगा। और देखो यहाँ पर एरिटीज में केवल दो ही स्लोप है। क्या है सर? इसमें केवल दो ही स्लोप है। एक स्लोप ये वाला है, एक स्लोप ये वाला है, पहला स्लोप, एक स्लोप इसके पीछे वाला है, दूसरा स्लोप। मतलब कि इस तरह से है। मगर जो पिरामिडल पीक होता है ना, उसमें तीन स्लोप होता है। एक स्लोप तो आपका ये वाला हो गया पहला, दूसरा स्लोप आपका ये वाला हो गया दूसरा, एक इसके पीछे भी तो होगा तीसरा स्लोप। समझ रहे हो? मतलब कि इस तरह से आपने पिरामिड देखा है ना, पिरामिड में एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया और एक साइड ये होता है, तो एक, दो और तीन, तीन साइड बनता है, तो इसको हम लोग पिरामिडल पीक कहते हैं। ठीक है, अब ग्लेशियल ट्रफ क्या होता है? जो ओरिजिनल स्ट्रीम कट वैली होता है वो ग्लेशियल एक्शन के द्वारा और मॉडिफाई किए जाते हैं, यू शेप्ड की वैली बन जाती है। देखो यहाँ पर ध्यान से, आइस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इरोड करता है। क्यों सर? आइस का वजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, अब ये पूरा वजन जब रगड़ खाएगा ज़मीन से, अब नीचे कंकड़ पत्थर तो हैं ही, बर्फ़ के नीचे कंकड़ पत्थर हैं, अगर आइस लुढ़केगा तो नीचे का जो कंकड़ पत्थर है वो ज़मीन से रगड़ेगा और पूरा जो नीचे वाला एरिया है उसको इरोड करेगा। क्या करेगा? उसको इरोड करेगा। और यहाँ पर जो इरोजनल एक्टिविटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो नीचे भी इरोड करता है और किनारों को भी इरोड करता है। इसी कारण से यू शेप का जो वैली है वो बनता है। अगर नीचे वाले को ज़्यादा इरोड करेगा ना तो वी शेप की वैली बनेगी, जो हम देखते हैं नदी का जो है ना यूथ स्टेज, वहाँ पर। इसको हम कहते हैं ग्लेशियल ट्रफ। हैंगिंग वैली क्या होता है? हैंगिंग वैली का मतलब ये है कि वैली ख़त्म ही नहीं हुई, पहले ही ख़त्म हो गई। देखो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग हैंगिंग वैली कहते हैं। ये वैली अगर पूरा आकर नीचे गिरता ना, अगर वैली पूरा नीचे आकर के बर्फ़ जमाता तो इसको हम सिंपल वैली बोलते, मगर ये यहीं पर ख़त्म हो गया तो ये जो पूरा एरिया है उसको हम लोग हैंगिंग वैली बोलते हैं। देखो यहाँ से आपका पूरा जो आइस है वो आया 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 आया, बस यहाँ पर आकर के नीचे लुढ़क जाएगा, इसको हम लोग हैंगिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है जो वैली होती है पूरी कटी हुई नहीं होती है, बल्कि ऊपर में ही वैली रुक जाती है। समझ गए क्या होता है हैंगिंग वैली? हैंगिंग वैली केवल ग्लेशियर में नहीं होगा, ग्लेशियर के अलावा जो माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पर भी मिलेगा, जो नदी का प्रवाह है वहाँ पर भी हैंगिंग वैली हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात आप नोटिस में रखिएगा। तीन और टर्म हैं, एरिटी, हॉर्न और जॉर्ड। ये तीनों आप बस नाम याद रखिए कि क्या होता है और कहाँ पर पाया जाता है। ये ग्लेशियल इरोजनल लैंडफॉर्म है, डिपोजिशनल नहीं है। हॉर्न आपको मैंने बता ही दिया, पिरामिडल जो था ना, पिरामिडल कोन, पिरामिडल आपका जो माउंटेन था, तीन तरफ से, एक दो तीन, तो तीन इसके यहाँ पर साइड होते हैं। सिर्क या कौरी मैंने बता ही दिया, एरेटी आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया। ठीक है, तो ये तीनों एरेटी, हॉर्न और ये जो सिर्क है वो तीनों के तीनों ग्लेशियर वाले में मिलता है। अब आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। यहाँ पर कोई चीज़ डिपॉजिट होगी तभी वो लैंडफॉर्म बनेगा। जैसे कि नदी में जो डेल्टा होता है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। क्या होता है? वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है। वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन, ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये सब इरोड हुआ है तभी जा करके ये सब बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आउटवाश प्लेन है, टिल प्लेन है, ये सब संबंधित है ग्लेशियर से ही। देखो ये आपका आउटवाश प्लेन है, इसके ऊपर एब्रेशन होता है, ग्लेशियल आइस पिघलती हुई नीचे की ओर आती है। ये जब ग्लेशियल आइस नीचे की ओर आती है तो अपने साथ साथ डिपोजिशन वाला जो मटेरियल है ना वो भी लेकर के आती है। अरे ये दिख रहा है आपको एक पतली सी चादर, ये आपका जो पूरा मटेरियल है वो आकर के जमा हो जाता है और आउटवाश प्लेन का निर्माण करता है। इस प्लेन में मिट्टी, बालू, ग्रेवल, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं।
इसको हम लोग टिल प्लेन या आउटवाश प्लेन कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर बर्फ जो है वो खत्म हो गया है, पिघल करके आगे बह गया है, मगर नीचे सेडिमेंट बचा हुआ है। क्या है? नीचे सेडिमेंट बचा हुआ है, इसी को हम लोग आउटवाश प्लेन कहते हैं। अब एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन, कैटल होल, केम टेरेस, ये सारे के सारे लैंडफॉर्म हैं जो संबंधित हैं ग्लेशियर से। एस्कर ये है, ग्राउंड मोरेन दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ड्रमलिन, और ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अच्छा एक बात सुनो, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर रिवाइज करके, वो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। निम्नलिखित में से कौन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है? एस्कर, मोरेन, सिर्क। सिर्क इरोजनल लैंडफॉर्म था, याद है ना, सिर्क या कॉरी इरोजनल लैंडफॉर्म था। एस्कर और मोरेन ये दोनों आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हैं। इस तरह का जो सवाल है वो आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए बस टर्म याद रखिएगा कि कौन सा टर्म किससे संबंधित है और किस तरह का वहाँ पर हमको मतलब मिलता है, डिपोजिशनल है कि इरोजनल है। अब जिस तरह से नदी का लाइफ साइकिल था उसी तरह से पूरा ग्लेशियर का भी एक लाइफ साइकिल होता है। इसमें भी जवानी होती है, बचपना होता है, जवानी होती है, और यहाँ पर भी बुढ़ापा होता है। जब आपका आइस ऊपर में होता है तो उसको हम यूथ स्टेज कहते हैं, बीच वाले को हम लोग मैच्योरिटी कहते हैं, और लास्ट वाले को हम लोग ओल्ड एज कहते हैं इस ग्लेशियर का, ठीक है। यहाँ पर आपको बस मेन लैंड फीचर याद रखने हैं कि यूथ में आपको सिर्क देखने को मिलता है। सिर्क, हॉर्न, एरिटी, ये सब यूथ का फीचर है, ठीक है। मैच्योरिटी में हमको हैंगिंग वैली देखने को मिलता है। मान लो कि यहाँ से कोई वैली आई, यहाँ तक आके रुक गई, ये पर नीचे टपकना पड़ेगा ना, फिर तो यहाँ पर आपको हैंगिंग वैली देखने को मिलेगा, ठीक है। यू शेप्ड वैली हमको ओल्ड स्टेज में देखने को मिलती है, जो ग्लेशियल आइस है ना उसका जो है ना ओल्ड स्टेज वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैंने एक कंटेंट दिया है मेंस के लिए कि क्या कारण है कि दुनिया का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो इक्वेटर पर ही है। इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आती है बात मैरीन लैंडफॉर्म की। समुद्र का जो करंट है, ओशियन का टाइड है, वेव्स हैं, ये भी तो लैंडफॉर्म बनाती हैं। कुछ लैंडफॉर्म होती हैं डिपोजिशनल जैसे कि बीच, कुछ लैंडफॉर्म होता है इरोजनल, जैसे कि आपको मैंने कल सवाल करवाया था पिछले वीडियो में एक कि केव क्या होता है, आर्क क्या होता है, स्टैक क्या होता है, याद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो समुद्र का जो वेव है उसको हवाएं, करंट, टाइड और स्टॉर्म सहायता करता है, इसका जो पावर है वो बढ़ा देता है। हवा के कारण वेव्स और तेज गति से स्ट्राइक करती हैं और इस पत्थर को और तेज गति से इरोड करती हैं। समझ गए बात। अब यहाँ पर क्या क्या बनता है देखो, सी आर्क दिख रहा है। अगर ये गुफा दोनों तरफ से बन जाए, ये गुफा इधर से भी बन जाए, वो गुफा उधर से भी बन जाए, और दोनों गुफा अगर के मिल जाए बीच में, तो पूरा ये खाली हो जाएगा ना, इसको हम कहते हैं सी आर्क। अगर ऊपर वाला टूट गया तो मेरा क्या बन जाता है, सी स्टैक। सी स्टैक क्या होता है देख लिया आपने, सी आर क्या देख लिया आपने। अगर समुद्र का जो वेव है वो बार बार चट्टान को काटे और एक गुफा जैसा बना दे, उसको हम कहते हैं सी केव। क्या बोलते हैं उसको, सी केव। ये है सी क्लिफ, टेरेस। यहाँ पर ये सारे जो हैं वो आपके मैरीन लैंड फॉर्म है। क्या है, ये सब आपके मैरीन लैंड फॉर्म है। दिख रहे हो ना यहाँ पर, ये किस तरह से सी क्लिफ है, ये आपका सी क्लिफ है। चलो अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सा यहाँ पर इरोजनल है, कौन सा आपका डिपोजिशनल है। तो ये जो आपको आर्क दिख रहा है ये इरोड होके ही तो बना है। ये जो सी स्टैक दिख रहा है ये तो इरोड होके ही बना है। ये जो केव है ये भी आपका बना है इरोड होके ही, है ना। तो स्टैक, स्टंप, आर्क, केव, क्रैक, ये सारा का सारा इरोड होकर के ही बना है, ठीक है। तो सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म है मैरीन का, बता देंगे। सी क्लिफ, केव, आर्क, स्टैक, ये सब आपके इरोजनल फॉर्म है। हैंगिंग वैली भी आपका इरोजनल ही है, दिख रहे हो यहाँ से, यहाँ पर आकर खत्म हो गया वैली, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हैं, एक है स्प्राउटिंग हॉर्न्स। ये
कोस्ट पर जो पत्थर होता है ना, उसके भीतर से बहुत ही तेज़ गति से फव्वारे में जो पानी है वो निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं स्प्राउटिंग होर्न। ठीक है। और दूसरा है प्लेन ऑफ मैरीन इरोजन। यहाँ पर जो प्लेन होता है उसको पूरी तरह से वेव्स के द्वारा इरोड कर दिया जाता है, इरेगुलरिटीज़ ख़त्म कर दी जाती हैं और थोड़ा सा चिकना हो जाता है, उसी को हम लोग पेनी प्लेन कहते हैं। ये काम आपका विंड के द्वारा भी किया गया था। याद है जब हवा के कारण पूरा का पूरा जो इरेगुलरिटी है वो ख़त्म हो गया था, तो क्या बन गया था? पेनी प्लेन बन गया था। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या होता है? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में बीच, बार, बैरियर, टम्बोलो, ये सभी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। जैसे कि यहाँ पर समुद्र ला करके जब जमा करता है तो बीच बन जाता है। ये एक सी आइलैंड का एग्जाम्पल है, जिसको जोड़ने वाला जो पतला सा लैंड है उसको तम्बोलो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टम्बोलो कहते हैं। ये है बैरियर आइलैंड, ये आपको बार दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जो अलग करता है उसको। ये सैंड स्पित है। बे ऑफ बंगाल जानते हैं, जो 3 तरफ से घिरा हुआ हो। तो बीच, बार, बैरियर, तम्बोलो, ये सभी आपके मैरीन के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हैं। और जिस तरह से रिवर का, ग्लेशियर का लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह से मैरीन का भी लाइफ साइकिल होता है। यूथ में वेव्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सी केव, आर्क, स्टॉक, ये सभी यूथ में ही बनना शुरू होता है, ठीक है ना। मगर यहाँ पर जो कोस्टलाइन होता है थोड़ा सा इरेगुलर होता है। जब मैच्योरिटी आती है तो क्लिफ और वेव कटिंग है वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे डिपोजिशन वहाँ पर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो वैली होती हैं वो या तो नॉर्मल होंगी या तो हैंगिंग टाइप का होगा। कई सारा जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है जैसे कि बार, बैरियर, ये सब धीरे धीरे बनना यहाँ पे शुरू होता है। ओल्ड एज में केव, आर्केज, ये सब डिसअपियर होना शुरू होती हैं, ठीक है। चलो, तो ये बातें हो गई। अगला है कोस्टलाइन। कोस्टलाइन कई तरह का होता है। एक होता है कोस्टलाइन इमर्जेंस का, एक होता है कोस्टलाइन सबमर्जेंस का, न्यूट्रल कोस्टलाइन, कंपाउंड कोस्टलाइन, फॉल्ट कोस्टलाइन, ये सब एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किस चीज़ का? सबमर्जेंस है। जो हमारा ईस्ट कोस्ट है वो कोस्ट ऑफ इमरजेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, कुछ खास इसमें है नहीं, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि जो कोरोमंडल कोस्ट है, तमिलनाडु वाला कोस्ट है, वो कोस्ट ऑफ इमरजेंस है। जो मालाबार कोस्ट है, वेस्ट वाला, केरला वाला कोस्ट जो है वो कोस्ट ऑफ इमरजेंस है। मगर ऊपर जो है कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र और गोवा वाला, ये जो कोस्ट है वो कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस है। एक बात और, मालाबार कोस्ट इमरजेंस होने के कारण वहाँ पर हमको बैक वाटर ढेर सारा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? वहाँ पर जो बैक वाटर है वो हमको ढेर सारा दिखाई देता है, ठीक है। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मेन जो साधन है ना वो नाव है, बोट है। चलो, अब एक सवाल करते हैं ग्लेशियर से। सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर के द्वारा बनाया गया? सिर्क, हॉर्न, एस्कर। आपको पता है ना कि एस्कर जो है वो डिपोजिशनल है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। और हॉर्न और सिर्क ये दोनों इरोजनल है, ठीक है ना। सिर्क और हॉर्न ये दोनों यूथ स्टेज में बनते हैं। कब बनता है? यूथ यूथ स्टेज में बनता है, ठीक है। तो पहला दूसरा दोनों सही है। ए आपका सही जवाब है। 1 और 2 इरोजनल है। एस्कर, मोरेन, ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब आपको मैंने पढ़ा ही दिया है। लैंडफॉर्म बाय द रिवर सिस्टम, ये मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में। आपने उम्मीद है कि उसको देखा होगा, नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे दिया गया है प्लेलिस्ट में। इनमें से कौन से लैंडफॉर्म रिवर के द्वारा बनाए जाते हैं उनके यूथ स्टेज में? वी शेप्ड वैली, बिल्कुल सही बात है। कैसे सर? क्योंकि वर्टिकल इरोजन देखने को मिलता है। मतलब कि जो तली है ना रिवर का, नदी का, वो ज़्यादा कटता है। वाटरफॉल देखने को मिलता है, रैपिड देखने को मिलता है। ऑक्सबो लेक ये मेच्योर पीरियड या फिर ओल्ड एज में देखने को मिलता है। ये यूथ में
नहीं मिलता, ये यूथ में नहीं मिलता। तो आपका चौथा आपने एलिमिनेट कर दिया। 1, 2 एंड 3 सही जवाब है, ये आपको ए में है 1, 2 एंड 3। वैसे 1, 2 एंड 3 4 भी है, यहाँ पर चौथा आपने एलिमिनेट कर देंगे ना तो आपका आंसर ए आ जाएगा। समझ गए? रिवर का जो यूथ स्टेज है उसमें कौन कौन से फीचर होते हैं, मेच्योर में क्या होता है, और जो आपका ओल्ड स्टेज होता है उसमें क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारी लास्ट क्लास थी वहाँ पर आपको मैंने जो टाइडल एनर्जी उस पर एक सवाल दिया था कि ये जो एनर्जी है वो किस चीज़ पर बेस्ड है। टाइडल एनर्जी तब पैदा होता है जब वहाँ पर टाइड की हाइट में अंतर होता है, तो बी आपका सही है। जब आपका हाई टाइड आता है तो क्या होता है, आकर देखो ध्यान से, ये वाला मैप देखना, जब आपका हाई टाइड आता है ना तो आकर के पूरा जो पानी है वो जाकर के जमा हो जाता है। हाई टाइड आया, वाटर का लेवल बढ़ा, वो इससे पानी आकर के ऊपर यहाँ पर जमा हो जाता है। जब ओशियन का लेवल गिरता है, जब टाइड लौटती है तो धीरे धीरे यहाँ से पानी निकाला जाता है, या टरबाइन को घुमाता हुआ पानी रिलीज हो जाता है। मतलब कि पानी एक तरह से हम लोग रिजर्वायर में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है ना। यह आपका रिजर्वायर है जहाँ पर हाई टाइड के दौरान पानी को स्टोर कर लिया जाता है, इसी पानी को बाद में रिलीज किया जाता है और बिजली बनाई जाती है। समझ के बात? तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, इसी को हम लोग टाइडल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर मेनली देखो, कोई भी एनर्जी बनानी हो टरबाइन ही घुमाना है, या तो आप टरबाइन घुमाइए ओशियन के पानी से, या तो आप टरबाइन घुमाइए जो ज़मीन के ऊष्मा के कारण जो बना हुआ भाप है जियोथर्मल एनर्जी उससे, या तो आप टरबाइन घुमाइए हवा से, पवन चक्की। घुमाना टरबाइन ही है। अब कैसे घुमाते हैं ये आप पे निर्भर करता है। जो नदी है उससे घुमाते हैं, डैम बना के कि ओशन का वेब से घुमाते हैं, तो इसको हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। ये किस तरह से काम करता है ये आपने यहाँ पर सीखा। अगला सवाल है अकाल, त्रिकाल और जलकाल। अकाल, त्रिकाल और जलकाल ये संबंधित है किससे? अकाल सुन करके आपको लग रहा होगा कि अकाल में सूखा पड़ता है ना, तो ये सूखे के एग्जाम्पल हैं, सूखे का टाइप है। अकाल में क्या होता है, यहाँ पर फूड ग्रेन का अभाव हो जाता है, खाद्यान्न होते हैं ना वो नहीं मिलता। तृणकाल, ये तृण है, तृणकाल में जो फॉडर है उसका अभाव हो जाता है, चारा नहीं मिल पाता और पशु मरने लगते हैं। जल काल में जल का अभाव होता है और त्रिकाल में तीनों का अभाव होता है, मतलब न ही खाद्यान्न मिलता है, न चारा मिलता है, न पानी मिलता है, उसको हम त्रिकाल कहते हैं। तो क्या आंसर हो गया यहाँ पे? ड्राउट, सूखा इज द करेक्ट आंसर। सूखा का ही एग्जाम्पल है अकाल, त्रिकाल और जलकाल। अगला सवाल है, इनमें से कौन से फैक्टर कंडेंसेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं? कंडेंसेशन क्या होता है? ओस जमते देखे हो? जमते तो नहीं देखे होगे, सुबह सुबह ओस जम गया होगा तो देखे होगे कि हाँ देखो ओस जमा हुआ है। उसको भाप से लिक्विड फॉर्म में जो आता है उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो इस केस में वॉल्यूम ऑफ द एयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये तीनों का तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंडेंसेशन को फेवर करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है। मान लो कि टेम्परेचर बहुत ही कम रहे, टेम्परेचर बहुत ही कम रहे तो जो हवा में स्टीम है, हवा में मौजूद वेपर है, क्या वो पानी में तब्दील होगा? नहीं, वो स्नो में तब्दील हो जाएगा, बूंद नहीं जमेगी, बर्फबारी हो जाएगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो हो गया ना तो स्नोफॉल हो जाएगा। समझ गए? इसी कारण से वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी तीनों का तीनों बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कंडेंसेशन प्रोसेस को, ठीक है। इसके अलावा प्रेशर भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर वाटर वेपर जो है ना वो आपका पानी में बदल रहा होता है। अगला हमारा सवाल है प्लेनेटेसिमल, ये क्या होता है? जो प्लेनेटेसिमल होते हैं ये छोटे मतलब बॉडीज़ होते हैं। छोटे बॉडीज जो होते हैं वो प्लेनेट के फॉर्मेशन के समय मतलब शुरू में ही वो एग्जिस्ट करते हैं और यही छोटे छोटे प्लेनेट मिल करके एक बड़ा जो प्लेनेट है, ग्रह है, उसका निर्माण करता है। तो आपका ए है जो सही आंसर है।
क्या है? ए है जो सही आंसर है। इट रिफर्स टू अ स्मॉलर बॉडी विच एग्जिस्ट एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द प्लेनेट फॉर्मेशन। इसको हम लोग कहते हैं प्लेनेटिस्मल। अगला सवाल, सॉइल का कंपोनेंट इनमें से कौन कौन सा है? ध्यान सुनिएगा। मिट्टी बनने के पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वो कई सारे हैं। टेम्परेचर, ड्यूरेशन, पेरेंट रॉक, ये सभी एक बड़ा रोल प्ले करता है। इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट हैं सॉइल का, ये पूछ रहा है। तो ह्यूमस, वाटर, एयर, मिनरल पार्टिकल, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं मिट्टी के। आपका आंसर क्या हो गया? 1 2 3 और 4। ठीक है, अब आती है बात कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर क्लाइमेट में टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, अगर क्लाइमेट ड्राई है तो वहाँ पर जो फिजिकल वेदरिंग है वो ज़्यादा होगी। अगर क्लाइमेट में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, तो वहाँ पर जो मिट्टी का न्यूट्रिएंट है वो सब धुल जाएगा, मिट्टी उतनी उर्वर नहीं रहेगी। समझ गए? तो रेनफॉल, टेम्परेचर, विदरिंग का रेट, ह्यूमस, ये सब का सब इम्पैक्ट करता है कि किस तरह का मिट्टी बनेगा। टाइम, अगर ज़्यादा समय हमने दिया तो मिट्टी ज़्यादा मोटी बनेगी, अगर समय कम दिया तो मिट्टी उतनी ज़्यादा मोटी नहीं बन पाएगी। फ्लोरा, फाउना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु जाकर मर जाएगा इस मिट्टी पर तो उसका डिकम्पोजिशन होगा ना वहाँ पे, और उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर नहीं मर रहा कोई आकर के तो ह्यूमस की मात्रा कम होगी उसमें। ठीक है। पेरेंट रॉक के कारण मिट्टी का रंग, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब डिसाइड होता है। अगर पत्थर लाल रंग का है तो मिट्टी भी लाल रंग की होगी, पत्थर काला है तो मिट्टी भी वहाँ पर काली होगी। ठीक है। इसके अलावा रिलीफ, एल्टीट्यूड, स्लोप, ये सब भी डिटरमाइन करते हैं कि कितना मिट्टी वहाँ पर रहेगा। अब मान लो कि स्लोप स्टीप है, मतलब ढलान थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा मतलब जैसे कि खड़ा ढलान है, तो वहाँ पर मिट्टी बनते ही नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये ये सब फैक्टर हैं, और ये जो इमेज है वो NCERT से लिया गया है। NCERT में ये सब चीज़ें हैं ना वो आपको दी गई हैं, कंपोनेंट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं वो। इनमें से कौन सा नमकीन पानी का एक झील है? लोकतक, नैनीताल, चिल्का, कोल्लेरू। चिल्का जानते हो झील, उड़ीसा किनारे लगून झील है। चिल्का जो है ना वो एक नमकीन पानी की झील है। दिख रहा है ये वाला, ये चिल्का झील है, ये नमकीन पानी की झील है। लोकतक, नैनीताल, कोल्लेरू, ये सब साफ पानी, फ्रेश वाटर की झील है। ठीक है। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये जो गुमटी अभयारण्य है ये त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पर है? गुमटी हमारे यहाँ बिहार में जो वो होता है ना, जो रेलवे फाटक होता है उसके बगल में छोटी सी दुकान होती है पान वान की, उसको हम लोग गुमटी कहते हैं कि जाओ गुमटी से पान लेकर के आओ, चाहे कभी गला खराब होता चूना वगैरह मांग के लाते हैं वहाँ से। ठीक है ना सब लोग। तो वहाँ पे जो त्रिपुरा है यहाँ पर गुमटी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है। चले ये बातें हो गई। एक सवाल और है कि माउंटेन पास को आपको अरेंज करने के लिए कहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर पास दिया गया है जोजिला, रोहतांग, शिपकिला, इसको आपको अरेंज करना है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये आपको यहाँ पर पास को अरेंज करना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले मार्क करो कहाँ कहाँ पर है। जोजिला कहाँ पर है? जोजिला यहाँ पर मिल गया आपको। रोहतांग कहाँ पर है? रोहतांग देखो ये आपका बमला है, रोहतांग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। शिपकिला उसके आगे है यहाँ पे। तो पहले जोजिला आ जाएगा, फिर रोहतांग आ जाएगा, फिर आपका शिपकिला आ जाएगा, आएगा ना। तो ZRS मतलब 1 2 3 ए आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसी क्रम में आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर हमको ये माउंटेन पासेस देखने को मिलते हैं। ला का मतलब पास होता है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, जोजिला, बनिहाल और खारदुंगला कौन से रेंज में पास है? क्या जोजिला पीर पंजाल में है? क्या बनिहाल ग्रेटर हिमालय में पास है? क्या खारदुंगला लद्दाख रेंज में पास है? तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो जोजिला होता है वो ग्रेट हिमालय में है। कहाँ है? ये ग्रेट हिमालय में पास है, पीर पंजाल में नहीं है। बनिहाल पीर पंजाल में है। बनिहाल
तो ये जोजिला हो गया ग्रेट हिमालय का, बनिहाल हो गया पीर पांजाल का। तो न पहला सही है, न तीसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। खारदुंगला लद्दाख रेंज में पड़ता है। खारदुंगला कहाँ है? लद्दाख रेंज में है। ये सब आपको पूरा रटाएगा नहीं, अगर होता तो बहुत बढ़िया। अगर याद नहीं हो रहा है तो बस सुन करके ध्यान दीजिए कि कहाँ पर हमको मिलता है। खारदुंगला, लद्दाख, जोजिला, पीर पांजाल, ठीक है ना। अगला सवाल है बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं, क्या यहाँ पर सोलर एनर्जी प्राइमरी पुशिंग फोर्स होता है? क्या प्राइमरी एलिमेंट होता है इन साइकिल का? हाँ जी। होता क्या है कि हमारे जो ऑर्गेनिक जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारे डिकम्पोजर्स हैं, वो चीज़ों का क्षय करते हैं, उनको केमिकल रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर उनको ट्रांसफॉर्म करके पानी में, हवा में दोबारा भेज देते हैं। तो ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है वो स्टार्ट होता है ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना। यहाँ पर जो केमिकल होता है वो वापस एयर, वाटर और सॉइल को लौटा दिया जाता है और पूरा साइकिल को एनर्जी मिलती है सोलर इंसोलेशन, सौर ऊर्जा से ही। कहाँ से मिलता है एनर्जी? सौर ऊर्जा से उसको जो एनर्जी है वो मिलती है, ठीक है। दीज आर साइक्लिक मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट। तो यहाँ पर आपका जो पहला है वो सही है। और जो आपका गैसियस साइकिल है, गैसियस साइकिल में एटमॉस्फेयर और ओशियन दोनों के दोनों न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर माने जाते हैं। ये क्या होता है? रिजर्वायर का मतलब होता है कि कहाँ से आपका न्यूट्रिएंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस वगैरह ज़्यादातर रॉक से आता है, जो हमारा है ना पत्थर, जहाँ से आपका मिनरल वगैरह आता है वहाँ से आता है, ठीक है ना। सेडिमेंट्री साइकिल में आपका जो मेन रिजर्वायर है वो सॉइल है। गैसियस वाले में जो मेन रिजर्वायर है वो ओशियन है और एटमॉस्फेयर है, ठीक है। मेनली दो तरह का ही बायोलॉजिकल साइकिल होता है। पहला आपका है गैसियस साइकिल और दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। चलिए, ये बातें हो गई। यहाँ पर आपको मैं सवाल दे रहा हूँ, आप मैप देखिएगा और जो आइलैंड है उसको अरेंज कीजिएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। एमिनी, मिनिकॉय, कन्नौर, ये जो आपके आइलैंड हैं इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, उनको निहारना और देखना। मिनिकॉय। अच्छा, एक बात और, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सी वाटर बॉडी है? ज़रा पता कर मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना उसको, ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और हर सवाल मतलब हर वीडियो में आपको MCQs कराएंगे और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, सब चीज़ें आपको हम यहाँ पर सिखाएंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी का क्लास कैसे लगे बताइएगा आपको। अच्छा लगे तो करना है लाइक, अगर लगे आपको करना है डिसलाइक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जो PDF है वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रेप IAS करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाना, आपको PDF उसका मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।